और यह साहब, ऐसा लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना एक मजबूरी है किसी भी सियासी हुकूमत की, अगर बाहर से महंगा हो रहा है, लेकिन सियासत इस पर साथ साथ जारी रहती है। और ऐसा लगता है कि पहले जो नून लीग करती रही है वो भी सियासत ही करती रही है, हालांकि वो ये समझती है कि महंगा पेट्रोल है तो महंगा करना पड़ेगा। देखिए, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। आईएमएफ ने कभी नहीं कहा आज तक, ये मेरे सामने उनका वो पड़ा हुआ है, हम भी फाइनेंस में काम करते रहे हैं, कि तुम पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। कभी नहीं कहा तुमने। वो कहते हैं सब्सिडी देनी है तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतना कर लो कि तुम कर्जे अदा कर सको। ये मैं 4 कंडीशनैलिटी इसकी बता देता हूं। एंश्योर दैट द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आर पेड बैक, इंप्लीमेंट द स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एम liberalizing economy, opening it up to the international market and reducing the presence of the state gradually। ये वो करते आप क्या है, आप टैक्स नहीं लगाते। आपका जो रेशो है इस वक्त 80 और 20 भी नहीं है, बल्कि 90 और 10% है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। मेरा इतना बड़ा फार्म है, मैं 2000 एकड़ के ऊपर मैं टमाटर लगाता हूं, मेरे पर कोई टैक्स नहीं है। एक आदमी की टमाटर की चटनी की फैक्ट्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, और यह मकबूल जान चटनी खरीदने जाता है वो टैक्स देता है। यह है इस मुल्क का ढलीमा। इसलिए कि वो इनके वोटर्स हैं, वो इनके सपोर्टर्स हैं, वो इनको फंड करते हैं, इसलिए उनको टैक्स नहीं लगता। आपको पता है कि पाकिस्तान के टैक्स की डिवीजन क्या है? शाहिद कारदार हमारे दोस्त थे, वो ले गए जो फाइनेंस मिनिस्टर लगे, कहते मैंने प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के लिए कहा। दुनिया में सबसे कम टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर है, सबसे कम। मैं अगर एक कनाल के अंदर रहता हूं तो आप इतना टैक्स भी नहीं देता कि जितने से 4 गिलास पानी आ जाते हैं। 10 करोड़ रुपए का बंदे का प्लॉट है, 1 रुपए का वो टैक्स नहीं देता। सारी की सारी उसने कब्र बनाई हुई उस इन्वेस्टमेंट की। आपकी प्लानिंग है। आईएमएफ ने मुझे कुछ दिखा दे का आईएमएफ ने कहा हो क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है हमने, मुझे को बता दे का आईएमएफ ने कहा, वो कहता है सब्सिडी दो, तुम्हारे पास पैसा है बेशक मुफ्त पेट्रोल दो लोगों को यार। नहीं, मगर दूसरा मामला यह है ना सर औरिया साहब कि क्या दुनिया में अगर कीमतें ज्यादा हैं तो उसको सस्ता बेचा जा सकता है। यानी मैशत के ऊपर अगर आपकी मैशत में जान नहीं है तो अपनी मैशत में बोझ डाला जा सकता है सब्सिडी का। जो मिफ्ता साहब कहते हैं 120 अरब रुपए महीना आपको पे करना पड़ रहा है। अगर आप टैक्सेशन पूरी करते हैं तो आप डाल भी लें। नहीं, ईरान में आटा नहीं होता, ईरान में मुफ्त रोटी दी जाती है, मुफ्त। मैं बता रहा हूं क्यों देते हैं, उनको पता है कि हम दे। असल मसला ये नहीं है, हमारे यहां मुस्तकिल पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई हो, पाकिस्तान में आप मुशर्रफ जैसा बंदा यहां पर नहीं कर सका बुक्ड इकोनॉमी किसी तौर पर, उठा के परे फेंक दिया, उनको कहा जाओ निकलो जी। जब जो बंदा एक पान वाला है ना, वो 5 लाख रुपया अगर कमाता है, ठीक है, तो 500 रुपए टैक्स देगा, 20,000 रुपए रिश्वत देगा इनके इंस्पेक्टर्स को। ऊपर से नैब का कानून लेके आ गए हैं। सही। अब तो आप पकड़ के दिखाएं मुझे किसी कस्टम इंस्पेक्टर को, अब तो पकड़ के दिखाए। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि बददियानत और करप्ट लोगों की बात मानी गई है कि हमें काम नहीं करने देते। यार दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? सही है, बिल्कुल ठीक है। अब तो टैक्स लगा सकते। और यह साहब मुझे एक तो इसका जवाब दे दें, जो मलिक साहब कह रहे हैं आप उसको कहें, रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा ये बताएं कि कहा जा रहा था कि ये हुकूमत जो है ये मुश्किल फैसले नहीं कर पाएगी, और अगर इस हुकूमत ने मुश्किल फैसले ले लिए तो फिर ये 1.5 साल तक कहीं नहीं जाएगी। अब आप हालात का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं? इमरान खान साहब 6 दिन में इलेक्शन मांग रहे हैं, तारीख मांग रहे हैं, और यहां पर मुश्किल फैसला हो गया है, तो फिर इसके फौरी असरात अपने ऊपर मनफी असरात लेकर तो हुकूमत छोड़कर नहीं जाने वाले शहबाज शरीफ साहब। तो हालात को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैंने किसी गवर्नमेंट की बात नहीं की, मैंने ओवरऑल बात की है। मैंने कहा है कि इस मुल्क का मसला, सबसे बड़ा मसला करप्शन था। खुद इसहाक डार साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि पाकिस्तान में 20 से 25 अरब रुपया जो है वो महीने का, बल्कि उन्होंने ये बात 200 अरब की भी बात की है, मुख्तलिफ फिगर दिए थे, वो करप्शन में चला जाता है सीबीआर के अंदर। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ कभी नहीं कहता, आईएमएफ कहता है प्रपोजल लेके आओ। हम प्रपोजल लेके आते हैं कि ये सब्सिडी बने, फाइनेंस पे हम जिंदगी भर बजट बनाते रहे। वो कभी नहीं लिख के देता कि इतनी सब्सिडी इसी लगा दो, इसी सब्सिडी इसी लगा दो, इतनी सब्सिडी इसी को लगा दो। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब, मुझे ये मैंने कब कहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस में है, वो उन्होंने लगाए थे, जिनका मसला यह है कि पाकिस्तान का ओवरऑल मसला यही है। पाकिस्तान को हमने 1973 की जो किताब है ना, बिल्कुल ठीक बात, ELBS की, जो कि इंग्लैंड के
डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में पढ़ाई जाती थी ना, वो किताब के अंदर मुझे आज मैंने उसको सजा के रखा हुआ है। पाकिस्तान को एज अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल कंट्री कहा जाता था और सक्सेसफुल एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था। हमने उसको सारों ने मिलके 88 ऑनवर्ड हमने सारों ने मिलके उसको ट्रेडर्स हब बना दिया, हमने दुबई बना दिया हुआ है। ना यहां इंडस्ट्री रही है, ना एग्रीकल्चर रहा है, ना कुछ और रहा है। और उसके साथ साथ जो उसमें मैंने मुशर्रफ की भी बात की, इनको शायद याद नहीं आया, इन्होंने बराह रास्त उसके बाद के मसला यही है। मैंने कहा था कि मुशर्रफ भी इस इकॉनमी को उस तरह में लेके आया, जब वो कर रहा था ना सारी पार्टियां खिलाफ थी, नहीं करने देंगे। आज इनको घेर लें वो सारे के सारे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स वाले और दूसरे कि हम नहीं अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। जिस मुल्क के अंदर आप शनाख्ती कार्ड 50,000 रुपए की शॉपिंग पे ना ले सके, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ये पॉलिटिकल विल होती है। आप सब्सिडी लगाएंगे, आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, आप लोगों की खाल खींचेंगे, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आप मेरे जैसे बंदे, मैं जाऊंगा खाना खाने मैं टैक्स दूंगा, मैं खरीदूंगा जूता मैं टैक्स दूंगा, मैं खरीदूंगा साबुन मैं टैक्स दूंगा, मैं खरीदूंगा दवाई मैं टैक्स दूंगा। यानी इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, गरीबों की खाल करने के लिए किया क्या है? जी जी अच्छा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे कह दिया था गलत आदतशुमार, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैंने और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जी चलें, ये तो हो गया ना सर। अगला सवाल मेरा आपसे ये था, औरिया साहब मेरा आपसे सवाल ये था कि हुकूमत के बारे में समझा जा रहा था ये मुश्किल फैसले नहीं लेंगे और आवाम के पास चले जाएंगे। अब ये पीटीआई के लोगों की असेसमेंट थी, कुछ और लोगों की असेसमेंट भी थी, कुछ ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात भी ऐसे आ रहे थे, कुछ मरियम साहबा के आए थे, उससे तासुर यही मिला था कि मुश्किल फैसले लेने को तरजीह देंगे आवाम के पास जाने पर। अब चूंकि इन्होंने मुश्किल फैसले ले लिए हैं तो क्या अब फौरी तौर पर आवाम के पास जाएंगे या अब 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा पीटीआई को? नहीं, मेरा ख्याल है कि अवाम के पास चले जाएंगे। कुछ दो बुनियादी काम जो जरदारी साहब ने करवाने थे वो तो करवा लिए, वो तो हो गए, ठीक है। अब वो एक इलेक्शन का आ गया, एक नैब का आ गया, नैब का आ गया। अब इसके बाद देखें, जितनी देर भी ये लोग रहेंगे ना उतनी देर इमरान खान की गवर्नमेंट इनके ज़हनों से लोगों के वहम होती चले जाएगी, ये सामने फोर फ्रंट पे आ जाएंगे। और अगर तो नून लीग के क्योंकि जाहिर बात है मुझे नहीं समझ आती कि ये स्टेप किसने लिया था, ये असर के वक्त रोजा किसने खोला था, ये खास तौर पे धक्का किसने दिया था, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन मुझे लगता यह है कि एक सेंस प्रिवेल कर रही है कि जो कुछ अरसे के बाद जितना जा सकते हैं गवर्नमेंट के, अभी तो वो कह देंगे ना जी इमरान खान की हुकूमत थी उसने किया है, अभी तो 1 मिनट नैब का आ गया। अब इसके बाद देखें, जितनी देर भी ये लोग रहेंगे ना उतनी देर इमरान खान की गवर्नमेंट इनके ज़हनों से लोगों के वहम होती चले जाएगी, ये सामने फोर फ्रंट पे आ जाएंगे। और अगर तो नून लीग के क्योंकि जाहिर बात है मुझे नहीं समझ आती कि ये स्टेप किसने लिया था, ये असर के वक्त रोजा किसने खोला था, ये खास तौर पे धक्का किसने दिया था, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन मुझे लगता यह है कि एक सेंस प्रिवेल कर रही है कि जो कुछ अरसे के बाद जितना जा सकते हैं गवर्नमेंट के, अभी तो वो कह देंगे ना जी इमरान खान की हुकूमत थी उसने किया है, अभी तो 1 मिनट बाद कह देंगे।